देखिए, चुनाव को सिर्फ पार्टियों की हार जीत के चश्मे से देखना एक तरह से अधूरी कहानी है। असल में ये जनता और सरकार के बीच एक बहुत गहरी बातचीत है। हर एक वोट एक सिग्नल है, एक डेटा पॉइंट है जो हमें बताता है कि जमीन पर क्या चल रहा है, लोगों की जिंदगी में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। हमारा मकसद यहाँ किसी का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस डेटा को डीकोड करना है, ताकि एक बेहतर शासन का ब्लूप्रिंट तैयार हो सके। तो चलिए हरियाणा की नरवाना सीट की इस केस स्टडी में गहराई से उतरते हैं। हम अक्सर आप जानते हैं राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी बड़ी बहसों में उलझे रहते हैं, लेकिन गवर्नेंस की यानी शासन की असली परीक्षा वो हर एक विधानसभा क्षेत्र में होती है। हमने नरवाना को खास तौर पर इसलिए चुना क्योंकि ये आरक्षित सीट भारत के ग्रामीण समाज की कई सच्चाइयों को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ के जो आंकड़े हैं वो सिर्फ नरवाना की कहानी नहीं कहते, बल्कि देश के कई हिस्सों की असलियत बयान करते हैं। अगर हम एक जगह को गहराई से समझ लें तो हम एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं जो शायद कई जगहों पर काम आ सके। किसी भी चुनाव के जनादेश को समझने के लिए सबसे पहले वहां की मिट्टी को समझना पड़ता है। और मिट्टी से मेरा मतलब है वहां के लोग, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी कमाई, उनकी उम्मीदें और उनकी चिंताएं। राजनीति कोई हवा में होने वाली चीज नहीं है, वो इसी जमीन से उगती है। नरवाना की राजनीतिक फसल कैसी होगी, ये वहां के खेत, वहां का पानी और वहां के लोगों के हालात ही तय करते हैं। ये आंकड़े नरवाना के सामाजिक ढांचे की एक तस्वीर पेश करते हैं। 2009 से ये सीट एससी आरक्षित है, जिसका मतलब है कि यहाँ का नेतृत्व तो दलित समुदाय से आता है, पर शासन सबके लिए होता है। यहाँ की ज्यादातर आबादी या तो छोटे किसान हैं या फिर खेतीहर मजदूर। मतलब उनकी पूरी अर्थव्यवस्था और जिंदगी मॉनसून, मंडी के भाव और सरकारी नीतियों के इर्द गिर्द ही घूमती है। ऐसे में ये याद रखना जरूरी है कि हमारे संविधान की बुनियाद हर नागरिक की गरिमा है, उसका सम्मान है, और सार्वजनिक चर्चा की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन समुदायों को सिर्फ एक वोट बैंक ना समझे, बल्कि उनकी मानवीय आकांक्षाओं को भी समझे। अब ये टेबल देखिए, ये सिर्फ शिकायतों की एक लिस्ट नहीं है, ये सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर लगे लाल निशान हैं। किसानों की आय और बेरोजगारी, ये हाई इंटेंसिटी वाले मुद्दे हैं। इसका मतलब है कि ये अब सिर्फ आर्थिक समस्याएं नहीं रहीं, ये एक सामाजिक संकट बन चुकी हैं। सोचिए, जब खेत से आमदनी नहीं होती तो युवा शहर की तरफ भागता है, और जब शहर में भी रोजगार नहीं मिलता तो निराशा जन्म लेती है। टूटी सड़कें और रुकी हुई स्कॉलरशिप, ये सब इसी निराशा को और गहरा करते हैं। ये सिस्टम में भरोसे की कमी का एक साफ संकेत है। ये शब्द, ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक राजनीतिक ऊर्जा है। गुस्सा और निराशा, ये दो ऐसी ताकतें हैं जो किसी भी सत्ता को हिला सकती हैं। किसानों का गुस्सा एक पूरी पीढ़ी के अनुभव से आता है, जिसने मेहनत तो की लेकिन उसका फल नहीं मिला। और युवाओं की निराशा भविष्य के सपनों के टूटने से आती है। जब ये दोनों ऊर्जाएं एक साथ मिल जाती हैं तो वो एक सत्ता विरोधी लहर को जन्म देती हैं, और नरवाना में हमें यही होता हुआ दिख रहा है। तो जमीन पर मौजूद इस गुस्से और निराशा ने बैलेट बॉक्स में खुद को कैसे दिखाया? चुनाव के नतीजे, जैसा मैंने कहा, सिर्फ हार जीत के आंकड़े नहीं होते, वो जनता के भेजे हुए सिग्नल होते हैं। आइए अब इन सिग्नलों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। जो पार्टी जीती है उसे सिर्फ 37% वोट मिले हैं। इसका सीधा मतलब है कि 60% से ज्यादा वोटरों ने सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ वोट दिया। लेकिन ये 60% वोट दो मुख्य विपक्षी उम्मीदवारों के बीच लगभग बराबर बराबर बट गए। इसी को कहते हैं फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट या बिखरा हुआ जनादेश। यहाँ साफ है कि सत्ता विरोधी लहर तो थी, लेकिन उसे एक मजबूत दिशा नहीं मिली। ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और सत्ता पक्ष के लिए एक चेतावनी। 11,499, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस चुनाव का नतीजा तय कर दिया। सोचिए, 2 लाख से ज्यादा वोटरों वाली सीट पर जीत का अंतर सिर्फ 11,500। ये दिखाता है कि मुकाबला कितना करीबी था। इसका मतलब ये भी है कि अगर विपक्ष अपने वोटों को एक साथ ला पाता या फिर कुछ हजार खामोश वोटरों को पोलिंग बूथ तक खींच लाता, तो नतीजा आज पूरी तरह से अलग होता। ये टाइमलाइन एक राजनीतिक पार्टी के अर्श से फर्श तक जाने और फिर वापस उठने की कोशिश की कहानी बताती है। 2005 में कांग्रेस लगभग 50% वोट शेयर के साथ एक मजबूत ताकत थी। 2014 की राष्ट्रीय लहर में वो सिर्फ 6% पर सिमट गई। ये एक राजनीतिक भूचाल से कम नहीं था, लेकिन 2024 में 30% तक की ये वापसी ये बताती है कि पार्टी का एक कोर सपोर्ट बेस आज भी मौजूद है, जो सही माहौल मिलने पर वापस सक्रिय हो सकता है। इससे पता चलता है कि वोटर की याददाश्त लंबी होती है, वो भरोसा खोता भी है और सही नेतृत्व मिलने पर दोबारा भरोसा करता भी है।
तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ। अब सवाल आता है कि ये क्यों हुआ। किसी एक चुनाव का नतीजा सिर्फ उम्मीदवारों या उनके वादों पर निर्भर नहीं करता। इसके पीछे कुछ गहरे संरचनात्मक कारण होते हैं, सिस्टम की वो धाराएं जो नतीजों को आकार देती हैं। चलिए इस जनादेश की एक तरह से चीर-फाड़ करते हैं और समझते हैं। लोकतंत्र की सेहत का सबसे बड़ा पैमाना होता है मतदान प्रतिशत, यानी टर्नआउट। नरवाना का डेटा एक बिल्कुल साफ पैटर्न दिखाता है। जब जब वोटिंग ज्यादा हुई है, जैसे 2005 में 87%, तब बदलाव की लहर आई है। और जब जब वोटिंग कम हुई है, जैसे 2024 में 71%, तब सत्ताधारी पार्टी को फायदा हुआ है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का वोटर ज्यादातर संगठित और प्रतिबद्ध होता है, वो वोट डालने आता ही है। चुनौती देने वाली पार्टी की जीत इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितने नए और निराश वोटरों को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक ला पाती है। और ये हैं वो खामोश मतदाता। 2014 के बाद से मतदान में 10% से ज्यादा की गिरावट का मतलब है 20,000 से भी ज्यादा लोग जो पहले वोट देते थे पर अब नहीं दे रहे। ये कौन लोग हैं? बहुत मुमकिन है कि ये वही निराश युवा और ग्रामीण महिलाएं हैं जिन्हें लगता है कि वोट देने से कुछ नहीं बदलेगा। ये किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए सबसे बड़ा अवसर भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। इन खामोश वोटों में ही जीत की चाबी छिपी हुई है। देखिए, विश्लेषण का कोई मतलब नहीं अगर वो भविष्य का रास्ता ना दिखाए। सिर्फ समस्याएं गिनाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है डेटा के आधार पर समाधान का एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क तैयार करना। तो यहाँ उस 7.2% के अंतर को पाटने के लिए सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि एक गवर्नेंस का पूरा ब्लूप्रिंट है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, एक 4 आयामी रणनीति, और ये चारों चेहरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, चुनावी चेहरा, यानी डेटा का इस्तेमाल कर ये समझना कि किन गांवों और समुदायों तक पहुंचना सबसे जरूरी है। और हाँ, यहाँ भारत के डेटा प्राइवेसी कानून का सम्मान करना बेहद जरूरी है। नागरिकों की निजी जानकारी का इस्तेमाल हमेशा उनकी सहमति से और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से ही होना चाहिए। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, यानी जमीन पर कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम। तीसरा, नैरेटिव चेहरा, यानी एक ऐसी कहानी जो लोगों के दिल को छुए। और चौथा, संसाधन चेहरा, यानी इन सब कामों के लिए जरूरी साधन जुटाना। एक भी चेहरा कमजोर हुआ तो पूरी रणनीति ढह जाएगी। नैरेटिव का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं होता। इसका मतलब है एक वचन, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट जनता के साथ। नरवाना फर्स्ट का नैरेटिव राष्ट्रीय मुद्दों को स्थानीय जरूरतों से जोड़ता है। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि मौजूदा सरकार ने क्या नहीं किया, बल्कि ये साफ साफ बताता है कि हम क्या करेंगे। सड़कों की मरम्मत, सिंचाई के लिए पानी, स्कूलों की बेहतरी, ये ठोस वादे हैं। और उच्च सम्मान, रोजगार जैसे नारे इन वादों को एक भावनात्मक पहचान देते हैं। ये विकास को सीधे सीधे गरिमा से जोड़ता है। किसी भी सिस्टम में उम्मीदवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब सतबीर दबलेन का प्रोफाइल देखिए। एक पढ़े लिखे किसान, साफ छवि, स्थानीय जड़ें और ऐसी पहचान, ये सब उनकी ताकत हैं। ये वो गुण हैं जो जमीन पर भरोसा पैदा करते हैं। लेकिन उनकी कमजोरी क्या है? कम नाम पहचान। और यहीं पर संगठन की भूमिका आती है। एक अच्छा उम्मीदवार एक अच्छी गाड़ी की तरह है, लेकिन उसे चलाने के लिए एक मजबूत संगठन रूपी इंजन की जरूरत होती है। तो इन सभी विश्लेषणों का सार क्या है? इन सारी जानकारियों और रणनीतियों को एक जनादेश में कैसे बदला जा सकता है? जीत का रास्ता आखिर है क्या? जीत का रास्ता सिर्फ 2 शब्दों में छुपा है, लामबंदी और एकीकरण। यानी खामोश वोटरों को लामबंद करना, उन्हें घर से निकालकर बूथ तक लाना, और बिखरे हुए विपक्षी वोटों को एकीकरण करना। मतलब ये पक्का करना कि सत्ता विरोधी वोट बटे नहीं। सत्ता विरोधी लहर एक नदी की तरह होती है। अगर वो कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाए तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। लेकिन अगर उसे एक चैनल में, एक दिशा में लाया जाए तो वो बड़े से बड़े बांध को भी तोड़ सकती है। और अंत में यही सवाल बचता है, क्या एक हाइपर लोकल रणनीति जो किसानों के दर्द और दलितों के सम्मान जैसे जमीनी मुद्दों पर बनी हो, क्या वो एक बड़ी राष्ट्रीय और साधन संपन्न राजनीतिक मशीन की ताकत का मुकाबला कर सकती है? इसका जवाब तो नरवाना के मतदाता ही देंगे। लेकिन हमारा विश्लेषण ये कहता है कि अगर जमीन की आवाज को सही रणनीति के साथ जोड़ दिया जाए तो कुछ भी संभव है।
अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।